हेलो दोस्तों। बिजनेस एग्जाम प्रिपरेशन की नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे परचेजिंग पावर पैरिटी पे। परचेजिंग पावर पैरिटी में अगर आप ध्यान से इसके शब्दों पे गौर करेंगे तो आपको मतलब समझने में आसानी होगी, अदरवाइज इट्स अ वेरी ट्रिकी कॉन्सेप्ट। सो परचेजिंग पावर पैरिटी बेसिकली एक टूल है जो कि एक परचेजिंग पावर किसी भी एक कमोडिटी की कंपेयर करने में और उसको इक्वलाइज करने में काम में आता है बिटवीन डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्रीज। लेट्स see the formal definition. Purchasing power parity is an economic concept used to compare the relative value of currencies and measure the economic productivity and standards of living between countries. It considers the cost of standardized basket of goods and services in different countries, adjusting for differences in price levels. So as we have learned in this definition, this is an economic concept that is used to compare relative value of currencies and measure the economic productivity and standards of living between countries. इसमें बेसिकली परचेसिंग पावर पैरिटी जो कंपेयर करती है वो करती है लिविंग स्टैंडर्ड का कंपैरिजन करती है बिटवीन टू कंट्रीज। जैसा कि मैंने कहा, ये बहुत ही अच्छा टूल है जो कि डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्रीज को कंपेयर करने में ज्यादा मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाता है आपकी करेंसी के का रियल स्ट्रक्चर क्या है और रियल वैल्यू क्या है, क्या वो अंडर वैल्यू है, ओवर वैल्यू है। वो धीरे धीरे आपको इस वीडियो के दौरान समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, इट कंसिडर्स द कॉस्ट ऑफ स्टैंडर्डाइज बास्केट। आप एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी एक बास्केट लीजिए। बास्केट मीन्स सपोज यू आर परचेजिंग समथिंग इन मॉल और एट रोड साइड कहीं पे भी। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो आप कोई 1 किलो वेजिटेबल लेते हैं और 1 किलो वेजिटेबल जो आप यहाँ पे खरीदते हैं इंडिया में, और 1 किलो वेजिटेबल जो आप खरीदते हैं द सेम वेजिटेबल इन इन अ डेवलप्ड कंट्री लाइक यूएसए। लेट्स टेक, आप यूएसए में खरीदते हैं। ये हमने बास्केट बनाए, दो एग्जाम्पलरी बास्केट। सो एक बास्केट में आपने 1 किलो वेजिटेबल खरीदा इंडिया में, उसका प्राइस लेट से आपको 50 रुपीज पड़ा एग्जाम्पल। और यही 1 किलो वेजिटेबल का प्राइस यूएसए में आपको लेट से $1 पड़ा, 1 USD, यानी कि 1 यूनाइटेड स्टेट डॉलर पड़ा। तो अगर आप नॉर्मली देखेंगे आज की कंडीशन में मार्केट प्राइस अगर देखते हैं तो एक यूएस डॉलर का मार्केट प्राइस जो है आपको करीबन 84, अबव 80 मिलेगा। 84-85 रुपीज के समथिंग आज चल रहा है। सो मार्केट प्राइस एक यूएस डॉलर का, बिकॉज डॉलर की डिमांड ज्यादा है इसलिए वो मार्केट प्राइस अलग है। बट अगर आप लिविंग स्टैंडर्ड से देखेंगे, अगर इंडिया में किसी बंदे को 1 किलो सब्जी चाहिए, वेजिटेबल्स चाहिए, उसे वो 50 रुपीज में मिल जाएगी। बट वो यूएस में $1 में मिलेगी। तो $1 की कीमत $1 इक्वल्स टू कितना कंपेयर हो पा रहा है, कितना बन पा रहा है, कितनी पैरिटी आ रही है, क्या बराबर आ रहा है, वो आ रहा है 50 रुपीज। सो दिस इज नथिंग बट अ परचेजिंग पावर पैरिटी कॉन्सेप्ट कि $1 कितना हुआ, $1 50 के बराबर हुआ। ये एग्जाम्पल लिया है हमने, ये फैक्चुअल नहीं है, बट एग्जाम्पल लिया है कि $1 की वैल्यू कितनी बनेगी अगर आप सेम कमोडिटी, सेम आइटम आप इंडिया में खरीद रहे हैं और सेम आइटम आप यूएसए में खरीद रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक ऑब्वियस डिफरेंस आपको नजर आ रहा है कि $1 इक्वल्स टू 50 रुपीज आ रहा है, ना कि 80 रुपीज आ रहा है, 85 रुपीज आ रहा है, जो कि डॉलर का मार्केट वैल्यू है। ऐसा क्यों है? ऐसा है परचेजिंग पावर पैरिटी की वजह से। ऐसा इसलिए है कि परचेजिंग पावर जो है उस करेंसी की, वो कितनी है, वो कितनी कम है या ज्यादा है, ये चीज इससे समझ में आती है। तो आप देखेंगे $1 की नॉर्मली इंडिया में आज मार्केट प्राइस अगर देखेंगे तो वो चल रहा है 184 रुपीज के समथिंग। बट आपको मिल कितना रहा है? $1 की वैल्यू में कितना आइटम मिल रहा है? 50 रुपए के बराबर आइटम मिल रहा है। बट वैल्यू कितनी है आज मार्केट प्राइस में? 84 रुपीज। तो इससे क्या समझ में आता है कि आज रुपीस जो है वो अंडर वैल्यूड है, रुपीस की कीमत कम आकी जा रही है, रुपीस को बहुत सस्ता बताया जा रहा है, जबकि रुपी इतना सस्ता है नहीं। तो ये बताया नहीं जा रहा है, ये कोई कोई साजिश नहीं है। दिस दिस इज अ जनरल कॉन्सेप्ट कि मार्केट प्राइस अलग चलता है फॉर वेरियस इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स, एंड परचेजिंग पावर पैरिटी अलग चलता है बिकॉज ऑफ वेरियस अगेन इन इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ वेरियस लिंक्ड प्रोडक्ट्स। तो बेसिकली परचेजिंग पावर पैरिटी से आपको ये समझ में आता है कि वो वहां पे उन अलग अलग कंट्रीज में रहने वाले लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड्स क्या है, और अगर वो सेम आइटम खरीदने जाएंगे उनकी अपनी अपनी रेस्पेक्टिव कंट्रीज में, तो उन्हें वो आइटम के लिए कितने पैसे चुकाने पड़ेंगे दोनों जगह। और जो दोनों जगह अब वो पैसे वो चुकाते हैं, अगर उनको हम इक्वल साइन के इक्वल रखेंगे, बिकॉज
they are getting equal quantity in both the countries, in their respective countries, but उनका प्राइस, जो उनकी परचेजिंग पावर कितनी आई, उसको खरीदने में उनका कितना करेंसी यूज हुआ, दैट इज कॉल्ड देयर परचेजिंग पावर पैरिटी। आगे बढ़ते हैं। सो परचेजिंग पावर पैरिटी के फीचर्स क्या है, की फीचर्स ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी। फर्स्ट इज इक्वल परचेजिंग पावर। ऑब्वियसली परचेजिंग पावर पैरिटी का कॉन्सेप्ट परचेजिंग पावर को इक्वल करने के बराबर ही होता है। इक्वल करने के लिए ही देखा जाता है कि इक्वलाइजेशन में कितनी जरूरत पड़ेगी, कितना कम ज्यादा बैठ रहा है। So PPP, purchasing power parity, assumes that in the long run, exchange rates between two countries will adjust to ensure that a basket of goods cost the same in both countries. So in the long run, PPP का idealized concept ये है कि in the long run they should have the equal value in both the countries to buy the same basket of goods. It's a comparison tool, obviously. And in the comparison tool, PPP provides a better comparison of economic output and living standards between countries than nominal GDP, which is influenced by currency exchange rates. हम जीडीपी के कॉन्सेप्ट में पढ़ते हैं, हम लोग दो तरह की जीडीपी के बारे में जानते हैं। एक होता है नॉमिनल जीडीपी, जिसको हम नॉर्मली एक स्टैंडर्डाइज फैक्टर से मार्केट रेट पे कैलकुलेट करते हैं। और एक होता है जीडीपी एट परचेजिंग पावर पैरिटी, जिसको हम परचेजिंग पावर पैरिटी के कॉन्सेप्ट पे कैलकुलेट करते हैं। तो आप पाएंगे कि जब कंपैरिजन करते हैं तो जो लिविंग स्टैंडर्ड्स है नॉमिनल जीडीपी में और आपकी परचेसिंग पावर पैरिटी के बेस्ड जीडीपी में, आपको जो डिफरेंस आता है वो आता है कि वैल्यू का। अब जैसे कि हमने कहा कि पीपीपी डिफाइन कर से समझ में आता है कि किसी भी करेंसी की वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू है क्या, या फिर वो अंडर वैल्यू तो नहीं है या ओवर वैल्यू तो नहीं है। जैसा कि हमने देखा कि $1 की कीमत मार्केट प्राइस के हिसाब से 84 रुपए है, मगर अगर हम सेम कमोडिटी लेने जाते हैं मार्केट में इन ईच ऑफ द रेस्पेक्टिव कंट्रीज, तो हमें $1 50 रुपए के बराबर मिलता है। यानी कि हम 34 रुपए ज्यादा कम आंक रहे हैं रुपए को, ज्यादा आंक रहे हैं डॉलर को, यानी कि रुपीज अंडर वैल्यूड। सो एक्सचेंज रेट में वो ज्यादा क्लैरिटी से समझ में नहीं आता है, जीडीपी में भी समझ में नहीं आता है, बट इसमें समझ में आता है, पीपीपी में समझ में आता है। नेक्स्ट इज प्राइस लेवल डिफरेंसेस। PPP accounts for the fact that for same goods and services may have different prices in different countries due to factors like labor costs, productivity, and market conditions. So there are some factors based on the prices varies of any goods or services, which are some, as I said, some internal and external. So what the internal factors are: labor costs, productivity, market conditions means demand and supply, etc. How PPP works. So this is very important to understand, because by now if you have not understood what PPP is, इस स्लाइड में आपको समझना पड़ेगा उसको वापस से एक बार। So suppose a basket of goods costs $100 in the US. एक कोई भी आप प्रोडक्ट लेने जाते हैं, उसमें आपने बहुत सारे आइटम्स खरीदे और आपको आइटम्स की कीमत मिली $100 की, और वही आइटम आप इंडिया में खरीदते हैं, दैट कोस्ट्स यू 4000 एग्जाम्पल के तौर पे। सो सपोज द बास्केट ऑफ गुड्स cost $100 in the US and 4000 rupees in India. So according to PPP, the exchange rate should be $1 equals to 40 rupees. Does this make sense to you? अगर एक आप टोकरी लेना में कुछ आइटम लेकर आना चाहते हैं बाजार से, और द सेम आइटम यू विल गेट इन बाई इन यूएस ऑल्सो, और वहां पे आपको $100 पे करने पड़ रहे हैं और यहाँ पे 4000 पे करने पड़ रहे हैं, ठीक है। तो मोटा माटी अगर आप 100 और 40 को कंपैरिजन 4000 को कंपेयर करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि $1 की वैल्यू $40 के बराबर निकल रही है। यानी कि एक्सचेंज रेट $40 होना चाहिए $1 का। वैसा तो है नहीं। $1 की रेट कितनी है? $80 करीबन है। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो मार्केट रेट के ऊपर डिपेंडेंट करता है। क्योंकि मार्केट में यूएस डॉलर की डिमांड ज्यादा है, कोई भी ट्रेड हो रहा है मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में, तो वो सब लोग डॉलर डिमांड कर रहे हैं, और इसलिए डॉलर की डिमांड ज्यादा है, इसलिए डॉलर का मार्केट रेट ज्यादा है। मतलब सिर्फ यही एक रीजन नहीं है, बट ये भी एक इंपॉर्टेंट रीजन है उसकी मार्केट रेट ज्यादा होने का। सो when we calculate as per the PPP, we say that $1 is 40 rupees, because that would equalize the purchasing power between the two countries. If the actual market exchange rate is different, जो कि हम लोग देखते हैं कि $80 के करीबन है, then goods in India
are cheaper in dollar terms and the rupee is undervalued relative to the dollar. इसीलिए हम कह रहे हैं कि रुपीज अंडर वैल्यू है, क्योंकि हमें $1 में 80 रुपये, $1 को का आइटम बाय करने के लिए हमें 80 रुपीज देना पड़ रहा है एज पर मार्केट रेट, जबकि उसकी परचेसिंग पावर जो है रुपए की, वो तो $1 इक्वल्स टू 40 रुपीज के बराबर ही है। यानी कि हम ऑलमोस्ट दुगना पे कर रहे हैं, अगर ये कैलकुलेशन सही जाएगी हर कमोडिटी में। ये सारी कमोडिटी में सही एक जैसी जाएगी ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर देर इज अ ह्यूज डिफरेंस दैट इज फॉर श्योर, और ऐसा है तो रुपीज अंडर वैल्यूड, दैट इज द प्रॉब्लम। नाउ यूजेस ऑफ पीपीपी, व्हाट आर द यूजेस ऑफ पीपीपी? फर्स्ट ऑफ ऑल जीडीपी कंपैरिजन। पीपीपी यानी कि परचेसिंग पावर पैरिटी एडजस्टेड जीडीपी प्रोवाइड्स अ मोर रियलिस्टिक कंपैरिजन। ये पीपी अगर अगर हम पीपीपी एडजस्टेड जीडीपी को कैलकुलेट करेंगे तो वी विल गेट मोर रियलिस्टिक कंपैरिजन ऑफ द economic size of countries, especially between developed and developing nations. For example, India ranks higher in PPP terms in nominal GDP rankings. लिविंग स्टैंडर्ड की बात करेंगे। लिविंग स्टैंडर्ड जो है यूजेस ऑफ पीपीपी से समझ में आता है कि लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है। So by accounting for local prices, PPP helps measure the true purchasing power of incomes in different countries, making it easier to compare living standards. किसी भी कंट्री का लिविंग स्टैंडर्ड अगर कंपेयर करना है, उसकी परचेसिंग पावर से ही कंपेयर हो पाएगा, क्योंकि वहाँ की जो सिटीजन्स है वो उनकी परचेसिंग पावर उनकी इनकम पे ही डिपेंड करती है, और अगर वो कितने उनकी परचेसिंग पावर है, कितना वो उस गुड्स एंड सर्विसेज को खरीद सकते हैं, कितना कर सकते हैं, उसी पे मार्केट डिपेंड करता है, उसी पे लिविंग स्टैंडर्ड डिपेंड करता है। करेंसी वैल्यूएशन, इकोनॉमिस्ट्स यूज पीपीपी टू असेस वेदर अ करेंसी इज ओवरवैल्यूड और अंडरवैल्यूड। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज ऑफ पीपीपी, करेंसी वैल्यूएशन। करेंसी की वैल्यू सही है कि नहीं, वो कम तो नहीं है, ज्यादा तो नहीं है, जैसे कि हमने रुपीस के केस में देखा, इट इज अंडरवैल्यूड। Advantages of PPP: eliminates exchange rate bias. So first advantage is it eliminates exchange rate bias. Adjust for the distortions caused by fluctuating market exchange rates. Second is better living standard comparisons. Reflects the real value of income and expenses. Third is useful for long-term analysis. PPP is less volatile than nominal GDP comparisons, making it more stable for long-term evaluations. So these are the three advantages. First is eliminate exchange rate bias. ये एक्सचेंज रेट का जो बायस है उसको एलिमिनेट करता है, बिकॉज हम देखेंगे तो एक्सचेंज रेट में हमें समझ में आता है कि $1 का प्राइस तो 84 रुपीज जा रहा है, 80 प्लस जा रहा है, बट दैट इज नॉट द केस। अगर उस 80 रुपीज को आप इंडिया में ले आएंगे, आप सपोज करें मैं यूएस में काम करता हूँ, मैं वहां से $1 सेव करके इंडिया लाता हूँ और $1 का मैं एक्सचेंज करवाता हूँ एक्सचेंज काउंटर पे, तो आइडियल कंडीशन में लेट्स से मुझे 80 रुपीज वापस मिल रहा है। 80 रुपीज में मुझे यहाँ पे जो मैं चीज यूएसए में खरीद पाता था एक ही बार, यहाँ पे 2 बार खरीद पाऊंगा, बिकॉज परचेजिंग पावर जो है यहाँ का वो $1 इक्वल टू 40 रुपीज है, तो मेरा सर्वाइवल 2 टाइम्स हो गया यहाँ पे उतने ही पैसे में। सो मेरा जो एक्सचेंज रेट बायस था कि यार $1 में तो सरवाइव हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि $1 में तो आई एम सॉरी, $1 में तो हम लोग 80 रुपीज मिलता है, 80 टाइम्स हम सरवाइव कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। परचेसिंग पावर पर डिपेंड करता है मार्केट। सेकंड, बेटर लिविंग स्टैंडर्ड कंपैरिजन। यहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड का कंपैरिजन इजीली हो पाता है, जैसा कि मैंने एग्जांपल से भी आपको समझाने की कोशिश की। थर्ड इज यूजफुल फॉर लॉन्ग टर्म एनालिसिस। दिस इज यूजफुल फॉर लॉन्ग टर्म एनालिसिस बिकॉज पीपीपी का जो फोकस है, जो कैलकुलेशन फोकस है, वो इसी बात पे है कि दोनों कंट्रीज की परचेसिंग पावर को इक्वल लाने में कितना किसकी वैल्यू ओवर है, कितनी अंडर है, वो सब ये लॉन्ग टर्म कमोडिटी एक्सचेंज पे डिपेंड करता है। लिमिटेशंस ऑफ पीपीपी। परचेसिंग पावर पेरिटी की लिमिटेशंस हैं नॉन ट्रेडेबल गुड्स, मार्केट इम्परफेक्शंस एंड डेटा चैलेंजेस। सबसे पहले नॉन ट्रेडेबल गुड्स की बात करते हैं। पीपीपी अज्यूम्स आइडेंटिकल गुड्स इन डिफरेंट कंट्रीज। तो ये सबसे पहले सेम गुड्स पे कंपेयर हम करते हैं, बट लोकल गुड्स एंड सर्विसेज एग्जांपल हाउसिंग हेल्थ केयर आर ऑफन यूनिक टू ईच कंट्री। अब हम लोग हाउसिंग हेल्थ केयर को जैसे अगर कुछ यूनिक चीजों को लेंगे तो वो अलग अलग जगह पे यूनिक कंडीशंस की वजह से अलग अलग होती है। आप बात करेंगे जैसे कि इंडिया में ही आप बात करेंगे तो इंडिया में ही सेम प्राइस नहीं मिलेगा आपको हाउसिंग का हर जगह पे।
प्राइसिंग वेरीज करेंगे जैसे जैसे लोकेशन बदलेगी। एक शहर में लोकेशन में का हाउसिंग प्राइस में डिफरेंस आ जाता है, तो यहाँ कंट्रीज में तो ऑब्वियसली डिपेंड डिफरेंस बहुत बड़ा आना है। इसी तरह का एक एग्जांपल है हेल्थ केयर। ये उस हेल्थ केयर सेक्टर में भी इस तरह की पीपीपी का लिमिटेशन है, मतलब ये पीपीपी को उसमें अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि अगेन दैट इज वेरी यूनिक टू दिस स्पेसिफिक कंट्री। नेक्स्ट इज मार्केट इम्परफेक्शंस। मार्केट इम्परफेक्शंस से मतलब क्या है? जैसे टैरिफ्स, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट्स एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज कैन डिस्टॉर्ट प्राइस लेवल्स। ऑब्वियसली गवर्नमेंट कितने टैरिफ्स लगा रही है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या है, गवर्नमेंट पॉलिसीज कितनी सपोर्टिंग है, इन सब चीज़ों पर भी वो हमारा एक परचेजिंग पावर डिपेंड करता है। एंड डेटा चैलेंजेस, कलेक्टिंग एक्यूरेट प्राइस डेटा अक्रॉस कंट्रीज कैन बी कॉम्प्लेक्स एंड इनकंसिस्टेंट। सो एक परचेजिंग पावर को कंपेयर पैरिटी कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले परचेजिंग पावर देखनी पड़ती है, और ऑब्वियसली वो एक्यूरेट डेटा हर जगह का मिलना हर टाइम बहुत पॉसिबल नहीं हो पाता है। सो दैट इज डेटा इज ऑल्सो अ चैलेंज। एग्जाम्पल लेते हैं। द वर्ल्ड बैंक आई एंड IMF यूज पीपीपी टू रैंक इकोनॉमीज। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये पीपीपी का जो सबसे बड़ा डिफरेंस आपको यहाँ नजर आता है, पीपी के कैलकुलेशन का जो डिफरेंस आपको नजर आता है वो यहाँ नजर आएगा। अगर आप नॉमिनल जीडीपी की बात करेंगे, जो नॉर्मल जीडीपी हम देखते हैं उसकी बात करेंगे, अगर 2023 के आंकड़े से बात करें, तो यूएस इज द लार्जेस्ट इकोनॉमी। उसके बाद सेकंड नंबर पे चाइना है, थर्ड नंबर पे जापान है। लेकिन अगर पीपीपी के टर्म्स में बात करें, जीडीपी कैलकुलेटेड एट परचेसिंग पावर पैरिटी, देन चाइना इज द लार्जेस्ट इकोनॉमी। चाइना सबसे बड़ी इकोनॉमी है। उसके बाद यूएस है, और थर्ड नंबर पे इंडिया है। इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड when we calculate GDP at purchasing power parity. That is the actual calculation, because उससे से हमें पता पड़ता है कि इस कंट्री का पोटेंशियल क्या है, ये कितना खरीद सकती है, और वहां पे मार्केट कंडीशंस कैसी हैं। ऑब्वियसली उसके अलावा अलग फैक्टर्स भी होते हैं, जैसा कि एज एंड पॉपुलेशन एटसेट्रा, बट परचेसिंग पावर इज द इकोनॉमिक फैक्टर ऑफ दैट कैलकुलेशन। सो बेस्ड ऑन दैट कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी, चाइना इज द लार्जेस्ट इकोनॉमी, उसके बाद यूएस है, उसके बाद इंडिया है, रिफ्लेक्टिंग द लोअर कॉस्ट ऑफ लिविंग इन चाइना एंड इंडिया रिलेटिव टू द यूएस।